नमस्कार दोस्तों। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत एक ब्लॉकेट लगाती है बीते कल के दिन और अपने दुश्मन देश को धमकाती है कि इसको आप क्रॉस मत करना, और फिर अचानक से खुद ही बातचीत की टेबल पर लौट आती है। आखिरकार क्यों? ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। क्या डोनाल्ड ट्रंप की चालें लगातार उल्टी पड़ रही हैं? क्या ईरान ने अमेरिका को झुकने पर आज मजबूर कर दिया है? और क्या इस पूरे खेल का असली विजेता कोई और है? ईरान नहीं, अमेरिका नहीं, बल्कि कोई और, चीन या फिर रूस या फिर कोई और देश। जी हाँ, आज हम बात करेंगे दोस्तों इसी टॉपिक पर। और दोस्तों याद करिएगा कि हमने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप आज नहीं तो कल पक्का बातचीत की टेबल पर फिर से आएंगे, क्योंकि ईरान ने कहीं ना कहीं इस समय ट्रंप के, अमेरिका के दांत खट्टे कर दिए हैं। सोचिए, ईरान वही कमज़ोर देश है जिसने अपने दम पर इस जंग को 45 डेज़ में एंटर करवा दिया है। इस जंग को 45 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। ईरान वही देश है जिसे हम काफ़ी छोटा सा कमज़ोर देश समझ रहे थे। मतलब कि यहाँ पर उसने सबसे ताकतवर, दुनिया के सबसे बड़े देश की आंखों में आंखें डाल करके अपनी तीनों शर्तें सुना डाली हैं कि मेरी शर्त मानो, वरना मैं इस जंग को 10 साल तक और खींच सकता हूँ। दोस्तों सोचिए, अमेरिका फिर से बैक चैनल पर, बैक फुट पर बातचीत के दौर अब स्टार्ट करना चाहता है। या पाकिस्तान के जरिए उसने ईरान को एक मैसेज भेजा है कि दोबारा से एक बार बातचीत वाली टेबल पर आ जाइए। सोचिए, जो खुद को दुनिया का मालिक समझता था इस समय ट्रंप, यह सोचता था कि अपनी जो भगवान है, मेरे तमाम ट्रंप कार्ड सफल होंगे, लेकिन बीते कल के दिन इसका सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड ट्रंप का धराशायी हो गया, फेल हो गया। यह आज वो बातचीत की लाइन में खड़ा है इस समय, एक कमज़ोर देश के सामने, ईरान के सामने। प्लीज़ मुझसे बात कर लो। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या अमेरिका खुद फैसले ले रहा है या कोई और? क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू खुद ये कहता है कि मैं रोज़ अपडेट लेता हूँ अमेरिका से। वैसे ये ओरिजिनल जो जंग था ना, ये जंग थी ईरान और इजराइल के मध्य है। ट्रंप तो फालतू में कूदा था और इस समय इजराइल काफ़ी हद तक शांत हो गया और जो अमेरिका है वो फ्रंट फुट पे आके खेल रहा है। मतलब जो मेन जंग का मालिक था वो तो साइड हो गया, भैया तुम संभाल लो। इसका मतलब क्या है कि अमेरिका की विदेश नीति कहीं ना कहीं इजराइल के हिसाब से चल रही है। सोचिए, वाइट हाउस वॉशिंगटन में है, लेकिन रिमोट कंट्रोल तेल अवीव में है, इजराइल में है। तो गाइस, अब समझते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट का असली खेल है क्या। एक्चुअली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कह सकते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ी पावर है और अमेरिका इसे खोना नहीं चाहता है, और इस समय ईरान इसे अमेरिका को देना नहीं चाहता है। ईरान ने साफ साफ ये बोला कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे मेरा अधिकार रहेगा, मैं यहाँ से टोल वसूली करूँगा। अगर टोल वसूली इस समय ईरान ने स्टार्ट कर दी इस स्थान से, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही जल्द पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी ताकतवर देश ईरान बन जाएगा, जो ट्रंप बिल्कुल भी होने नहीं देना चाहता। और इसी मुद्दे पर फाइनली जो मीटिंग हुई थी, फर्स्ट वार्ता हुई थी शांति की, वो धराशायी हो गई थी। ईरान बिल्कुल नहीं झुका। ईरान बने रहा अपना अंगत का पैर, भैया ठीक है, मुझे इस जंग की रिकवरी करनी है, जो मेरा लॉस हुआ है फाइनेंशियली, वो मुझे ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज करके देगा, पूरी भरपाई इसकी। सोचिए, दुनिया के 20% तेल की सप्लाई यहीं से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरती है। और अमेरिका ने कल क्या कहा, यहाँ पर क्या करा, एक ब्लॉकेड लगा दिया, लेकिन चीन के जहाज सीधा उस ब्लॉकेड को ब्रेक करके सीधे अंदर घुस गए। आप लगाओ अपना बैरिकेड, आप चलाओ अपने रूल, ठीक है, हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखाओ। सोचिए, चीन के जहाज ईरान से तेल खरीदते हैं, ठीक है, अपना टैंकर भरवाते हैं, शिप को वापस अपने देश लेके चले जाते हैं, और अमेरिका केवल देखता रह गया। क्योंकि इस समय कहीं ना कहीं दोस्तों, कि अगर ट्रंप ने ईरान से पंगा ले रखा है, अगर चीन से भी नया पंगा लेना स्टार्ट कर देता बीते कल के दिन, उसके ऊपर भी हमला कर देता, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर पक्का जन्म लेता। क्योंकि चीन झुकने वाले देशों में से तो कम से कम नहीं है। और दोस्तों, अमेरिका ने यहाँ पर ब्लॉकेड लगाए थे, मतलब बैरिकेड लगाए थे, लेकिन चीन आया, बैरिकेड को धराशायी करा, अपने जहाज़ों को ईरान के अंदर इसने एंटर करवाया, अपने क्रूड ऑयल इसने लोड करे, वापस अपने देश चला गया। मतलब कि यहाँ पर इस जंग में अब चीन की एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, चीन ने बिल्कुल साफ कहा है कि ये ब्लॉकेड बिल्कुल गैर कानूनी है, हम अपने ऊर्जा समझौते निभाएंगे। जी हाँ, हम ईरान से अपना ऑयल बाय करेंगे। और फिर क्या हुआ, चीनी जहाज़ अंदर जाते हैं, तेल लोड होता है और सुरक्षित वापस अपने देश में चले जाते हैं जहाँ से आए थे। जिसे रोकने के लिए जाल बिछाया गया था ट्रंप के द्वारा, वही सबसे आराम से निकल गए।
जी, और सबसे बड़ा झटका ये है कि अमेरिका का जो प्लान था, ट्रंप का जो ट्रंप कार्ड था, वो धराशायी हो गया। भाई ट्रंप को लगा था कि इस जंग की वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ऑयल की क्राइसिस आ जाएगी, मैं महंगे दाम में, मेरे पास जो स्टोरेज ऑयल है उसको मैं बेचूंगा, एक मोटा पैसा कमाऊंगा। सोचिए इस जंग को 45 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। यूएस ऑयल एक्सपोर्ट सिर्फ 10% इंक्रीज़ हुआ है और जिसका प्रोडक्शंस है वो 13 बिलियन बैरल पर डे है, मतलब पहले जैसा ही है। प्रोडक्शंस में इसका कुछ खास इजाफा नहीं हुआ है। सोचिए दूसरे देश के टैंकर आते हैं, ठीक है, ब्लैकेट को धराशायी करते हैं, अपना ऑयल भरवाते हैं, चले जाते हैं। मतलब कि यहाँ पे ट्रंप को कोई नया खरीदार यहाँ पर नहीं मिला। ये हुआ है बीते कल के दिन। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि अब अमेरिका भी असली तस्वीर जो है ना, अमेरिका की अगर हम असली तस्वीर देखेंगे, अंदर से ट्रंप कहने की खोखला हो चुका है, पूरा देश खोखला हो चुका है। क्योंकि अमेरिका के अंदर आज भी 6 लाख लोग बेघर हैं। 40% लोग ऐसे हैं कि अगर अमेरिका में कोई भी हल्की सी इमरजेंसी आ जाए तो 40% लोग आज भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, उनकी सेविंग बिल्कुल ज़ीरो है। और अमेरिका में क्राइम काफ़ी चरम पर है, आपको अच्छे से पता होगा। जी हाँ, क्राइम चरम पर इसलिए क्योंकि कानून का डर यहाँ पे नहीं है कुछ खास। सोचिए 2 मिलियन कैदी हैं, दुनिया की सबसे ज़्यादा कैदी कहाँ पर है? अमेरिका के अंदर है। ये हाल है इस समय अमेरिका का। सोचिए 15 साल से अमेरिका में जो मिनिमम वेजेस है वो बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है। जबकि हर कंपनी में अगर काम करने जाते हो आपकी सैलरी 10% 12% कुछ तो बढ़ती है हर साल, लेकिन यहाँ पर सैलरी किसी की इंक्रीज़ नहीं हो रही है, बिल्कुल स्टेबल है। और अगर हम बात करें हेल्थ केयर क्राइसिस, यहाँ पर काफ़ी चरम पर है। एजुकेशन में लगातार यहाँ पे गिरावट आ रही है और जो गन वायलेंस है वो काफ़ी हाई पर है, बहुत पीक पर है। मतलब खुद का देश इससे संभल नहीं रहा है ट्रंप से। और यहाँ की जनता ट्रंप के खिलाफ पिछले 1 साल में 4 बड़े प्रोटेस्ट कर चुकी है। जनता यहाँ की जो महंगाई की मार है वो झेल रही है। जी हाँ, ट्रंप को एक फितुल सवार हुआ था रेसिप्रोकल टैरिफ का, याद है? यूरोपीय संघ के तमाम 28 देश, नाटो के तमाम 31 देश तमाम इसके खिलाफ हो चुके हैं। और यूरोपीय संघ ने अपना व्यापार यूरो में करना स्टार्ट कर दिया, उनकी खुद की एक लोकल मुद्रा है। और ब्रिक्स संगठन ने भी ट्राई तो किया था कि वो अपनी सेपरेट करेंसी में अपना व्यापार करेंगे, अपनी करेंसी लॉन्च कर देंगे। वो तो अलग बात है कि ट्रंप ने हमको धमकी दी कि भैया कोई भी ब्रिक्स संगठन के देश अगर सेपरेट करेंसी लॉन्च करते हैं, अगर वो व्यापार डॉलर में नहीं करेंगे तो मैं उनके ऊपर 100% टैरिफ लगा दूंगा। वो पल तो आपको याद होगा ना, ये वही ट्रंप है। तो बस ट्रंप ना बिल्कुल हाथी की तरह है, इसके खाने के दांत कुछ और होते हैं, दिखाने के दांत कुछ और होते हैं। तो हम ट्रंप पे विश्वास नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इन शॉर्ट ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ट्रंप ने ठगा नहीं। सोचिए जो देश अपने नागरिक नहीं संभाल पा रहा है, नागरिकों की सेवा नहीं कर पा रहा है, नागरिकों को उनकी बेसिक ज़रूरत प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है, वो दुनिया संभालने का दावा करता है। वो बनने चला है दोस्तों कि अपने भगवान है, जैसा मैं बोलूँगा वैसे दुनिया फॉलो करेगी। भाई दुनिया के कुछ देश फॉलो कर सकते हैं, हर देश आपकी बातों को फॉलो नहीं करेगा। और हमारा भारत क्या करेगा वो अब चलेगा पता आने वाले समय में कि वो किसका साथ देगा। ट्रंप का साथ देगा, ईरान का साथ देगा, इजराइल का साथ देगा, या फिर हम लोग रहेंगे बिल्कुल न्यूट्रल। सो गाइस वैसे ट्रंप ने अभी रेसिप्रोकल टैरिफ के माध्यम से अपने पैर पर कुल्हाड़ी दे मारी है तगड़ी वाली, और रही सही कैसे इस जंग ने पूरी कर दी है। क्योंकि इस जंग के बाद में अमेरिका का बहुत बड़ा जो पैसा है वो इस जंग में स्वाहा हो चुका है। ये अमेरिका की सबसे बड़ी गलती यही रही है, इस जंग में ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफेयर करना। इजराइल भले ही दोस्तों कम प्रहार कर रहा है ईरान के ऊपर, लेकिन अमेरिका इस समय फ्रंट फुट पे खेल रहा है, इजराइल इसके पीछे खड़ा हो चुका है। जबकि जंग थी इजराइल और ईरान की, आज इजराइल ही साइड हो चुका है। सोचिए ब्लॉकेड लगाकर उसने क्या सोचा था कि बड़ा तगड़ा काम कर रहा है, ईरान को ये सबक सिखाएगा, बल्कि ब्लॉकेड कहीं ना कहीं इसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चीन के जहाज़ आते हैं, मतलब कि ईरान को एक अलग से नया कॉन्फिडेंस मिल गया कि चीन भी उसके साथ खड़ा हुआ है। और यहाँ पर चंद दिनों पहले आपको याद होगा कि अमेरिका ने चीन की कारों पर एक बहुत बड़ा टैरिफ लगा दिया है। मतलब कि शीत युद्ध बहुत ही जल्द एक बहुत बड़े जंग में तब्दील हो सकता है। मतलब कि रसिया, चाइना और ईरान अब ये तीनों एक साथ आ चुके हैं। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि डॉलर को ये बिल्कुल बाहर कर दे मार्केट से, अगर ये अपने दम पे आ गए तो। जी हाँ, लोकल करेंसी में तेल व्यापार होगा, डॉलर की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जिस दिन अगर ये हो गया ना, अगर इन तीनों देशों ने मिल करके भी अपना व्यापार अपनी सेपरेट करेंसी में लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया तो सोचिए डॉलर तो गया मार्केट से। सर अमेरिका ने दबाव बनाया, इसने सोचा कि बहुत बढ़िया हो जाएगा। जी हाँ, दुनिया ने डॉलर छोड़ने की करने की तैयारी स्टार्ट कर दी है। भाई रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद में क्या हुआ था, यूरोपीय संघ ने अपने यूरो में व्यापार की संख्या बढ़ा दी थी, वो अपनी लोकल करेंसी में व्यापार कर रहे हैं। ब्रिक्स देश भी बहुत ही जल्द शेयर अपना स्टार्ट कर देंगे व्यापार में, तो डॉलर की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। तो रख अपना पैसा अपने पास में, जा
तो खेल अपना ट्रम्प तो खेल अपना ट्रम्प कार्ड। मतलब कि इस समय ट्रम्प के जो तमाम ट्रम्प कार्ड थे वो उल्टे पड़ चुके हैं, धराशायी हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रम्प का प्लान था कि मैं क्राइसिस पैदा कर दूंगा, ठीक है, मार्केट में जो क्रूड ऑयल है उसका जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी, तो मैं अपने तेल को मार्केट में निकालूंगा, हाई प्राइस में बेचूंगा, जो मैंने इस जंग में पैसा खर्च किया उसकी मैं रिकवरी वहाँ से कर लूँगा। तो क्या करा, कुछ नहीं हुआ, ज़्यादा फ़र्क इसका कुछ पड़ा नहीं मार्केट में। ईरान झुका नहीं, ठीक है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ इसने जो बाधित किया ईरान ने वो अपने अकॉर्डिंग करा कहीं ना कहीं, और आया चीन, तेल भरा अपना, वापस चला गया। मतलब कि यहाँ पर ट्रम्प को कोई नए ग्राहक नहीं मिले हैं। इनफैक्ट इसने अपनी छवि के ऊपर, अपने देश की छवि के ऊपर ताकतवर जो इसका देश का तमका था उस पर एक बहुत बड़ा बट्टा लगा दिया है। मतलब कि ट्रम्प ने चाल चली दुनिया को हराने की और खुद ही उस जाल में बुरी तरीके से फंस गया। और इस जंग की सबसे बड़ी वजह क्या है? एक वजह तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है ही कि वे यहाँ से अब बहुत ही जल्द हो सकता है कि ईरान एक टोल वसूलना स्टार्ट कर दे। जो उसके परम मित्र हैं ईरान के, जैसे कि चीन वगैरह, उनको अलग से रियायत देगा। भाई चीन जो है ना सबसे बड़ा बायर है ईरान का क्रूड ऑयल का, 70 से 80% क्रूड ऑयल अकेला चीन परचेज़ करता है। सोचिए, तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से चीन भी ईरान को सपोर्ट तो कर रहा होगा, और करना भी चाहिए भाई, ठीक है, रिश्ते ऐसे ही चलते हैं। ऐसा नहीं कि जंगल के सीधे पेड़ हमेशा पहले काटे जाते हैं। हम जंगल का सीधा पेड़ कई बार बन चुके हैं, ट्रम्प की बातों में हम कई बार आ चुके हैं, और शायद आगे भी हम आ सकते हैं, क्योंकि हम तो भैया दरिया दिल है ना एक तरह से, तो हम सबको माफ़ कर देते हैं जिसने गलती करी। बस हमको इंसान की पहचान एक्चुअली है ही नहीं, सच कहें तो। चलिए, इस जंग में अगर हम बात करें, जंग की दूसरी सबसे बड़ी वजह दोस्तों न्यूक्लियर डील, या असली टकराव की वजह यही है। ट्रम्प चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर पावर ना बने, लेकिन यहाँ पर ईरान चाहता है कि मैं न्यूक्लियर पावर बहुत ही जल्द बनूंगा, हो सके तो मुझे तुम रोक के दिखाओ चलो। या ईरान कहता है कि 5 साल तक मैं रुक सकता हूँ, ठीक है। अमेरिका कहता है कि नहीं, 20 साल तक आपको रुकना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पर जो है भरोसा खत्म हो चुका है। इसी की वजह से यहाँ पे टकराव क्या हो चुका है, जारी हो चुका है। एक्चुअली ईरान के पास में दोस्तों यूरेनियम का 60%, इसके पास क्या है, एनरिचमेंट है, इसके पास 60% स्टोरेज है, जो फिलहाल न्यूक्लियर पावर बनने के लिए बस 30% कम है। 90% होते ही ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाएगा। अगर यहाँ पर रूस ने इसका सपोर्ट कर दिया या फिर चीन ने इसका सपोर्ट कर दिया, तो शायद ये 30% का गैप चंद दिनों में फिल हो सकता है। सो गाइस ध्यान रखिएगा कि जब भरोसा टूट जाता है ना, तो समझौते नहीं, सिर्फ सौदे होते हैं, और वो सौदे बहुत ही जल्द जंग में तब्दील हो जाते हैं। और इन शॉर्ट इस कहानी का, इस वीडियो का निष्कर्ष केवल इतना है कि बीते कल के दिन जो ब्लॉकेड लगाया गया था ट्रम्प के द्वारा, वो फेल हो गया। ट्रम्प का तेल गेम फेल हो गया, कूटनीति इसकी फेल हो गई, और अंत में अमेरिका वापस उसी जगह पर पहुंच गया जहां से स्टार्ट किया था। मतलब कि लौट के बुद्धू घर को आए, मतलब कि वही ढाक के 3 पात। और अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या अमेरिका का दबदबा अब काफ़ी ख़त्म हो चुका है पूरे वर्ल्ड के अंदर? डेली आता है ट्रम्प, कुछ ना कुछ बोल के जाता है, अब किसी को भी फ़र्क ही नहीं पड़ता है। क्या ये सच में ट्रम्प की उम्र का तकाजा है, क्योंकि ये 60 साल से ऊपर क्रॉस कर चुका है? अपनी राय आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस के लिए इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।